एंड जो सेकंड चीज दे रखी है यहाँ पे रेडियस सेंटर इज -3, -4 एंड रेडियस 3 है। तो ये दो सर्कल है ना एवरीवन, दिस इज 2 सर्कल्स ना। तो ये 2 सर्कल्स हैं जिनके बीच की मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी गई है। तो 2 सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस माइनस उनके रेडियस का सम, और वही चीज है जैसे पीसी माइनस आर पीसी प्लस आर होता था, यहां पे मिनिमम डिस्टेंस C1 C2 माइनस R1 प्लस R2 होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस C1 C2 प्लस R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, what is C1 C2? That is the distance between the centers. Agree? Is everyone clear till this point? सबको समझ में आ रहा है? चेहरा नहीं दिख रहा है बट आवाज समझ में आ रही होगी और पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना, प्लीज राइट इट डाउन। C1 C2 अगर निकालोगे तो C1 C2 कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, क्योंकि और कोई वे ही नहीं है 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का। हाँ ठीक है, सॉरी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो शायद 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 10। हाँ ठीक है, और तो मुझे आंसर एक 15 और एक 5 दिख रहा है। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में 2 चीजें देखेंगे और तीसरी चीज आते आते आज की क्लास खत्म होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट वीक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि थोड़ा सा आराम से ही लेते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट या जो जो भी टेस्ट होगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा आएगा। ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में मेरा लेक्चर नहीं है। आई थिंक आप लोगों को पता है 25 से 25 से 31 में मेरा मैथ्स का लेक्चर नहीं है, शायद 27 28। यस ठीक है, मेरा लेक्चर 29 को आता है। 29 को आप लोगों की 29 से आप लोगों की हॉलीडेज है, समझ लो। ठीक है, न्यू ईयर में हम क्या शुरू करेंगे? एनी आइडिया? न्यू ईयर में हम शुरू करेंगे कैलकुलस। ठीक है, वी विल स्टार्ट कैलकुलस फंक्शंस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों के सीनियर्स का भी कैलकुलस का भी रिवीजन चल रहा है और उनकी ऑफलाइन प्रैक्टिस भी चल रही है। सीनियर्स की कैलकुलस की ऑफलाइन की प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा करते हैं आगे। मिनिमम डिस्टेंस, ये तो आंसर 10 5 एंड 50। ठीक है, कैलकुलस कुछ लोग पूछ रहे हैं हार्ड है इजी है क्या है? तो कैलकुलस इज लाइक, तब भी बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूं, कैलकुलस इज लाइक कि आपने एक स्टार्ट किया ना, बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपका बेस नहीं अच्छा होगा तो ऊपर की चीजें अच्छी हो ही नहीं सकती। इट इज लाइक दैट, बेस बेस बेस। जब कोई चीज, अगर मैं तुमको बोलूं कि 1 to 10 तक नंबर याद करो या लिखने को बोलूं, इफ आई से 1 to 10 तक नंबर लिखने को, इज इट इजी और डिफिकल्ट? 1 to 10 तक, जस्ट टेल मी, इतना बिल्कुल सिंपल सा मैं एनालॉजी बता रहा हूं। 1 to 10 तक इट इज इजी, ठीक है। 1 to 100 तक
1 to 100 तक थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट एज इन टाइम टेकिंग, लेंदी, या ज्यादा बोल दो। 1 to 1000 तक तो समझ में आ रहे हो ना, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। वहीं मैं बोलूं 990 से 1000 तक लिखो, डिफरेंस समझ रहे हो? 1 से 1000 तक तुम्हें पूरा लिखना है और 990 से 1000 तक लिखना है। ये डिफरेंस समझ में आ गया ना? बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, सब कुछ सेम ही, लेकिन अब वहां पे 990 से नहीं शुरू कर सकते हो, वहां से 1 से शुरू करोगे। टोटल 7-8 चैप्टर्स होते हैं। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम बैक टू द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, अच्छा आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि तुम लोगों को डेफिनेशन बहुत पसंद आती है। हाँ सॉरी। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, angle made by the line joining the complex number and origin in the positive x direction। एंगल होता है, एंगल को ही आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। एवरीवन पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। सब लोग डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका आर्ग्यूमेंट के साथ साथ, एम्पलीट्यूड। लेकिन मैं मोस्टली आर्ग्यूमेंट ही बोलूंगा, कुछ बुक्स में एम्पलीट्यूड भी लिखा रहेगा, बट जनरली मैं आर्ग्यूमेंट बोलूंगा। कुछ लोग ने बोला सर ये तो स्लोप की तरह हुआ, काइंड ऑफ ये स्लोप की तरह ही हुआ, ठीक है। जैसे अभी मैं यहां पे, जैसे मैं 1 प्लस आई कौन सा पॉइंट होगा? 1 प्लस आई कौन सा पॉइंट होगा? 1,1 होगा ना, 1,1। तो नोटिस करो 1,1 का एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर विद ओरिजिन। सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इस साइड वाला एंगल ही देखोगे हमेशा। यू विल ऑलवेज लुक द एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो देखो 1,1 का कितना मिल रहा है? क्यों? क्योंकि अगर सीधे सीधे ऐसे तुम देखना चाहोगे तो एंगल निकालना होगा, तो ये ट्राइंगल बना के तुम एंगल निकाल सकते हो ना। देखो 1,145, तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट π/4 होगा? होगा, बिल्कुल होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 + i√3 कौन सा पॉइंट होगा? 1√3 थोड़ा सा इसके ऊपर पॉइंट होगा ना। एग्री? तो ये एंगल अगर निकालना है तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू √3/1। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई? π/3 विच इज 60 डिग्री, राइट? ठीक है। एक तीसरी लाइन वही चीज है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पॉइंट थोड़ी कभी भी एंगल बना सकती है। हमेशा एंगल क्या बनाता है? एक लाइन बनाता है। जीरो को जीरो से ज्वाइन करोगे क्या बनेगा? एक पॉइंट मिलेगा।
तो पॉइंट तो कभी भी एंगल नहीं बनाएगी, ठीक है, एग्री? ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। किसी को इस पॉइंट तक कोई डाउट? किसी को इस पॉइंट तक कोई डाउट? तो कुछ लोगों ने बोला कि सर फिर तो मैं मुझे आर्गुमेंट निकालना बहुत इजी लग रहा है। मैं tan थीटा इज इक्वल टू, देखो tan थीटा दोनों केसेस में देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं y बाई एक्स के टर्म्स में दिख रहा है, y की वैल्यू बाई x की वैल्यू। पहले केस में √3/1 दिख रहा था, दूसरे उसमें 1/1 दिख रहा था। ये चीज क्लियर है? tan थीटा y/1 के टर्म्स में दिख रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक मैं दो दो एग्जांपल और दे देता हूं जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट और क्लियर समझ में आ जाए। मुझको आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 क्या होगा, कोई बताएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 इसका y क्या है 0, x क्या है 3। समझ में आ रहा है? 3 वुड बी दिस पॉइंट 3,0, इसका आर्ग्यूमेंट होगा 0। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3i क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 3i क्या होगा? 3i यहां कहीं होगा ना? देखो इसमें x ऊपर, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो 3/0, 3/0 इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के लिए थीटा क्या होता है? π/2, ठीक है। तो ये 3i या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ -3, ये सब तो तुम लोग सीधे सीधे समझ रहे हो ना। एक्सेस वाले सारे आर्ग्यूमेंट तो तुम सीधे सीधे ही लिख सकते हो। प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी वाले पॉइंट्स तो तुम सीधे सीधे लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ -3i -π/2। समझ में आ रहा है? 0,-3 यहां पे होगा, दिस वुड बी -3i एंड दिस वुड बी -3,0। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ -3i 270 डिग्री या 3π/2 हो सकता है। इसको मैं 3π/2 भी लिख सकता हूं, बहुत नीचे लिख दिया है, मैं इधर लिख देता हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ -3i 3π/2 या फिर -π/2, ठीक है, ठीक है।
हाँ सॉरी, हाँ आर्गुमेंट ऑफ -3 पाई आया। क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियसली -3, 0 इधर रहेगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी? पाई होगी। तो जितने भी एक्सेस के ऊपर होते हैं पॉइंट्स, एक्सेस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका आर्गुमेंट तुम सीधे सीधे लिख सकते हो, बाकी सारे के सारे आर्गुमेंट्स निकाल लोगे। एक्सेस पे कौन से पॉइंट्स होते हैं? एक्सेस पे कौन से पॉइंट्स होते हैं बताओगे? प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी? ठीक है, बाकी सारे के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे एक चीज बताने वाला हूं, फिर उसके बाद आते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री ना? 30 डिग्री और 360 डिग्री में कोई डिफरेंस है? सॉरी 390 डिग्री, नॉट 360, 390। 30 डिग्री और 390 डिग्री में कोई डिफरेंस है? नहीं। तो आंसर मुझे 30 डिग्री देना चाहिए कि 390 डिग्री देना चाहिए? दोनों दे दूंगा तो सही तो होगा, कोई मुझे कट नहीं कर सकता। बट उसके लिए एक वर्ड आ गया है सामने, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ने बोला कि एक एक केस होता कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 से 360 बोल सकते थे, दिस इज वन ऑफ द केस। तो सब लोग सुनो, हमारे स्टेट बोर्ड में, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जब भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात बोली जाएगी तो हमेशा आंसर रहेगा 0 से 360 डिग्री। ठीक है, बट हम पढ़ क्या रहे हैं? जेई। तो जेई में जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात होती है, मींस एनसीईआरटी बेस सीबीएसई, जब जेई में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात होती है तो वो यहां से शुरू होके यहां ऐसे जाती है। दिस वैल्यू, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट इज -पाई, क्योंकि याद करो उल्टे उसमें मैं निगेटिव लेता था ना, -पाई से लेके पाई तक। तो एवरीवन ऊपर देखो जो मैंने ब्रैकेट लिखा है कि व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी ऑलवेज सी -पाई से पाई। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे दो वर्ड लिखा है, एक लिखा है ARG और एक लिखा है कैपिटल ARG। जब कैपिटल ARG लिख दिया गया तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जब मैं स्मॉल ARG बोल रहा हूं तो दैट कुड बी, दैट इज आर्ग्यूमेंट, वो 45 डिग्री भी हो सकता है। वो बताओ 45 डिग्री का इक्विवेलेंट क्या होगा? 45 डिग्री का इक्विवेलेंट 405 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए है, आगे चल के आपको हमेशा मोस्टली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही पूछा जाएगा। मतलब आपसे आंसर किस में मांगा जाएगा? हमेशा -पाई से पाई में। तो आपको हमेशा आंसर किस में देना है? -पाई से पाई में। इतना क्लियर हुआ आप लोगों से? ठीक है, अच्छा अब मेरा ये कहना है कि हमेशा जब भी कोई एंगल निकाला जाता है तो एंगल में याद करो, जब ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़ाई गई थी तो हमेशा कुछ कुछ रूल्स बनाए गए थे डिपेंडिंग ऑन
डिपेंडिंग ऑन क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइज तुम्हारा एंगल और tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये सब अलग अलग पलट जाते। आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, राइट? एम आई ऑडिबल नाउ? प्रॉपरली ऑडिबल नाउ? ठीक है, हाँ। सॉरी। ठीक है, तो पहले केस का एग्जांपल तो मैंने 2 बार देख लिया। फर्स्ट केस में आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से 90 डिग्री, सीधे सीधे tan इनवर्स y बाई एक्स। सेकेंड केस में आंसर आएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, मॉड y बाई एक्स। ठीक है, मुझे कोई सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट की कोई कोई पॉइंट बताओ, या 45 डिग्री वाला ही सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। ये पॉइंट क्या होगा, -1,1 होगा ना, या -4,4। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो इस सेकेंड, इसका एंगल क्या होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए ना। तो क्या देखो मेरे इस सेकेंड वाले फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/-1। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो पाई माइनस 45, या 45 को क्या लिखोगे, पाई/4। पाई माइनस 40, फिर लिख दिया वही। ठीक है, इसको 180 लिख दिया। चलो, 180 डिग्री माइनस 45, तो 135 डिग्री। सॉरी। तो एम आई करेक्ट? देखो क्या मेरा सेकेंड फॉर्मूला सही है? थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस पाई प्लस। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या होगा, पहले ये बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट क्या होगा, -1, इसका आंसर क्या आना चाहिए, व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, -135 डिग्री ना। मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, कुछ लोग 225 बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका -135 होना चाहिए। क्या इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर मैं -पाई प्लस tan इनवर्स -1/-1 करूं, तो -पाई प्लस पाई/4, तो क्या आंसर
-135 डिग्री दिख रहा है, -3π/4, यस दिख रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर ये रहेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है, सीधे सीधे ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट सीधे सीधे लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा सही कर लो, ये यहाँ पे आगे माइनस लगेगा, -tan−1 दिस, ठीक है। नीरज फॉर्मूला लगाओ बेटा, आराम से आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अभी मैं इनमें से फॉर्मूला लगा के आंसर दिखाऊंगा। आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। एवरीवन ये लिख लिया, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे? आर्ग्यूमेंट निकालने वाले ही, और कौन से करेंगे? फोर्थ में मोस्टली आप सेकंड वाला फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट वाले फॉर्म से भी आंसर सेम आएगा। बेसिकली आप लोगों ने tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, तो इस वजह से आई एम सेइंग कि यूज द सेकंड फॉर्म, ठीक है। अभी आप लोगों ने tan इनवर्स इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो जिस दिन आप इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको ये फॉर्मूले दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा। सिद्धेश बेटा ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो? सिद्धेश सर एंगल्स इन प्रिंसिपल आर्गुमेंट वोंट बी ग्रेटर देन 180। बेटा जब पहली लाइन ही ऊपर देख लो, टॉप पे एक लाइन क्या लिखी है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए इंटरवल क्या रखा है? -π से π इंटरवल दे रखा है बेटा। तो कैसे, अगर मैंने बोल ही दिया क्वेश्चन पेपर ही 100 मार्क्स का है, तो योर आस्किंग मी सर क्या मैं 100 से ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं क्या? दिस इज लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन ना बेटा। जब मैंने ऊपर पहली लाइन ही लिख दी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज फ्रॉम -π से π, इट मींस -180 से 180, तो हाउ कैन द एंगल बी ग्रेटर देन 180? ठीक है। अच्छा, ये पता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकते। डू यू गाइज नो दैट? एवरीवन नो दैट? ओके, ठीक है। हाँ पता है, बट दे आर कॉलेजेस, दे आर कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, दे आर कॉलेजेस इन द वर्ल्ड कि जब आपने एक्सेप्शनली गुड किया है तो यू गेट अ ग्रेड ग्रेटर देन योर मार्क्स, ठीक है। दे आर इवन जैसे बिट्स, बिट्स में भी होता है, बिट्स का जो पेपर होता है उसमें भी वो होता है कि जितने मार्क्स, हैंड राइटिंग के लिए नहीं मिलता है हैंड राइटिंग के लिए नहीं मिलता, ठीक है, ठीक है। हाँ बट दे आर कॉलेजेस, क्या होता है कि वहां पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है ना, कब वो एक्सेप्शनल मार्क्स क्यों देते हैं? सपोज करो, मैं जस्ट एग्जांपल, आईआईटीज में भी होता है, कुछ आईआईटीज में भी होता है, मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, मैंने, मतलब सपोज करो मैं और तुम सब लोग, चलो हाँ, सपोज करो मैं और तुम सब लोग मैथ्स का एक पेपर दे रहे हो 100 मार्क्स का, कहां पे? आईआईटी का, आईआईटी के अंदर, मतलब तुम लोग पहुंच गए आईआईटी के अंदर, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर आया, डिफिकल्ट पेपर आया, डिफिकल्ट पेपर, ठीक है, मुझे 100 मिले,
तो मुझको ये बताओ सेकंड हाईएस्ट को कितने मिले होंगे? डिफिकल्ट पेपर था, मुझे 100 मिले। सेकंड हाईएस्ट क्या होगा? सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट को मिला 55 मार्क्स, फिर 54, फिर 30, फिर 20, फिर 0, फिर नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? देन इन दिस केस व्हाट आई हैव डन, आई हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन कंपैरिजन टू अदर। तो समझ में आ रहा है क्या मुझको कुछ एक्स्ट्रा ग्रेड मिलना चाहिए? इसका मतलब यह हुआ कि वो जो 100 मार्क्स का पेपर था, मेरा लेवल उस पेपर से ऊपर था। समझ में आया ना? क्योंकि अगर बाकी लोग 55, 54 तक है, तो इन दैट केस IIT and few other top universities in the world, they give you some extra grading। मतलब जो AA ग्रेड होता है ना, जैसे हम लोग में 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, तो दैट इज दैट एक्स्ट्रा ग्रेड मिलता है। ठीक है, मास्टर क्लास नहीं देती है, क्योंकि मास्टर क्लास में सब के सब तुम ही लोग हो। ठीक है, तो किस दिन जब किसी बच्चे ने बहुत एक्सेप्शनली वेल किया, यस, जिस दिन होपफुली मेरे पास AIR रैंक 1 होगा, आप में से कोई AIR रैंक 1 लाने वाला है, एंड उस क्या होगा, अगर AIR रैंक 1 होगा ना, तो मेरे पास AIR रैंक 5, 10, 15, 50 भी होते हैं रिलेटिवली। समझ में आना? वो एक बच्चा एक्सेप्शनली गुड जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब वो रेयर चांस होता है, मतलब दैट इज अ रेयर चांस, और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर आई एम दैट वेल, लेट्स सी अभी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, रुद्र तुम क्या बोल रहे थे बेटा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं हो सकता? तुमको सबको ये समझ में आ गया, 0 से 90 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 0 से -90, या फिर उल्टा बोल दो, -90 से 0 इज विच क्वाड्रेंट? -90 से 0 इज विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड -180 से -90 इज थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? निगेटिव निगेटिव वाला, तो इस तरह से दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो जब भी ये रूल लगाओगे, जब भी ये रूल लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। ओम बेटा, मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 829 मेरे टाइम IIT में। ठीक है, हाँ, एवरीवन गॉट इट? आगे बढ़े, क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली, तब तक लिख लिया। सबसे पहले हाँ, बेसिकली कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिस हो गए हैं, मैं वो क्वेश्चन ऐड करता हूं। एवरीवन, सब लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया? मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पे लिखता हूं, आप लोगों को वो क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपको आर्गुमेंट की थ्योरी क्लियर हो जाए। ठीक है, 4 क्वेश्चन दूंगा जिससे आपकी आर्गुमेंट की थ्योरी क्लियर हो जाएगी, जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सबसे पहला, सब जगह प्रिंसिपल आर्गुमेंट करना है, √3 + i। ठीक है, -1 + √3i, तुमको ये नोटिस करने में किसी को ये इशू तो नहीं है कि क्वाड्रेंट निकालने में कोई इशू आए, कि मुझे तो क्वाड्रेंट ही नहीं समझ में आता सर कि क्वाड्रेंट कौन सा है?
दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। वही अपना ज्योमेट्री वाला चीज है ना, ज्योमेट्री। ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालने में आप लोगों से कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी। चारों के आंसर एक साथ देना बच्चों। तुम रेडियन में भी दे सकते हो, तुम इसमें भी दे सकते हो, क्या कहते हैं अपना, डिग्रीज में भी। पहले का आंसर सीधे सीधे होता था tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स 1/√3, जिसका आंसर होता है 30 डिग्री। एम आई करेक्ट? दूसरे का आंसर होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, पाई माइनस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, जिसको अगर मैं 180 माइनस 60 डिग्री लिख लूं तो दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। एम आई करेक्ट? दूसरा आंसर मेरा करेक्ट है, 120 डिग्री। ठीक है, तीसरे का फॉर्मूला होता था माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स -4/-3। अच्छा, -4/-3, -4/3, tan इनवर्स 4/3 कितने डिग्रीज होता था? 53 डिग्री, ये पता होना चाहिए। तो -180 प्लस 53 डिग्री विच इज बोलो -127 डिग्री। एम आई करेक्ट? कुछ लोगों ने कुछ गलत बोला था इसके ऊपर। एम आई करेक्ट? कुछ लोगों ने शायद 143, 147 ऐसा आंसर दिया था। ऐसा क्यों? करेक्ट है? समझ में आया? लास्ट वाला माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो माइनस tan इनवर्स 1, तो -45 डिग्री। इज एवरीवन क्लियर? सॉरी, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी इतना करने के बाद अब किसी को कंफ्यूजन रह गई आर्गुमेंट निकालने में? और याद करो, मैंने वो बोला थे कि अपने जो रियल एक्सेस वाले आर्ग्यूमेंट थे वो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट 7 0, आर्ग्यूमेंट 7i, आर्ग्यूमेंट 7i 90 डिग्री, आर्ग्यूमेंट -7 180 डिग्री एंड आर्ग्यूमेंट -7i -90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, हर जगह मैं y बाई एक्स वाला ही फॉर्मूला लगा के आंसर दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, यश काटे बेटा, -90 डिग्री को 270 लिख सकते हो, बट क्या वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा बेटा?
minus 90 degree is principal argument, 270 degree is answer is correct, but that is not a principal argument. ठीक है एवरीवन, यहां पे हमेशा 180 डिग्री रहेगा, माइनस 180 डिग्री नहीं लिखते हैं। जो निगेटिव एक्स एक्सिस वाला है वो हमेशा 180 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, हमेशा इन जनरल पॉजिटिव को प्रेफरेंस देते हैं ना, तो 180 डिग्री। ठीक है, जैसे वही है 0 से 360, हमेशा 0 माना जाएगा, उसे 360 नहीं माना जाएगा, तो 0, इट इज लाइक दैट। फाइन, अब नेक्स्ट पेज पे आए। क्लियर हो गया? अभी क्लियर है सबको? कहीं किसी का कुछ भी कंफ्यूजन था? भावेश बेटा क्या ऐसे मत पूछा करो, सर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट का फॉर्मूला सेम ही है। कहां सेम है बेटा? किस जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सेम है? कैन मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिखाया बेटा, नहीं अच्छा लगता ना? अभी मैंने पूरा का पूरे पेज में सारे फॉर्मूले लिखा दिए, ऑल द फॉर्मूलास। कोई भी दो फॉर्मूले सेम थे क्या? फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऐसा बोलो फर्स्ट एंड फोर्थ का वो है, बट आपको tan इनवर्स की प्रॉपर्टी नहीं याद है, तो मैं आपको यूज क्या करना है, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, you have to use this formula for fourth quadrant. Okay, everyone, मतलब ये सबके लिए है। कोई भी डाउट पूछा करो ना, तो एक बार खुद अपने दिमाग में वो डाउट घुमाया करो, फिर पूछा करो। उससे क्या होगा कि काफी बार तुम लोगों को खुद आंसर मिल जाएगा क्योंकि यू गाइस आर स्मार्ट इनफ। ठीक है, अब वो होता है ना, कोई चीज मैं 3-4 बार खुद ही सोचूंगा तो मुझे आंसर मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस एवरीवन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसका ग्राफ प्लॉट करना है। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 3। सीधे सीधे कॉमन सेंस से बना लो। अच्छा मुझको ये बताओ, सिर्फ इतना बता दो, क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आंसर में डिफरेंस होगा? स्मॉल आर्ग और कैपिटल आर्ग इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्या आंसर में डिफरेंस होगा? आंसर में, ग्राफ बनाने में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है ना प्रेस, दोनों पॉइंट सेम है। आंसर इट इज लाइक सेइंग कि मैं 1/1 को 3/3 लिख दूं और वैल्यू आज चेंज हो जाए, नहीं, वो सेम रहेगा। ठीक है, जो ग्राफ होगा वो यही लाइन होगी, दिस वुड बी दिस लाइन जो यहां से शुरू होगी। एवरीवन, द ग्राफ वुड बी दिस लाइन जो यहां से शुरू होगी, और रे, लाइन नहीं, इसको रे बोलेंगे, रे, जिसका एंगल होगा पाई बाई 3। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाले सारे पॉइंट्स वुड बी माई आंसर। जैसे इस लाइन के ऊपर पाई बाई 3 है ना, एक पॉइंट होगा 1,√3 होगा। इस लाइन पे क्या 2,2√3 भी पॉइंट होगा? इस रे पे क्या 2,2√3 के लिए भी 3,3√3, 100,100√3 इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना? तो दिस वुड बी दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट आफ्टर 0। तभी तो देखो मैंने ये 0 के पास ये बड़ा गोला बनाया है, याद है? शायद बताया गया होगा आप लोगों को पहले की
एक सॉलिड डॉट मींस वो पॉइंट इंक्लूडेड, और एक ओपन डॉट्स मतलब वो पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। ये पता है, अगर कहीं किसी ग्राफ में मान लो ग्राफ ऐसा बना है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाले दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। अगर ग्राफ ऐसा बना है और यहां पे ऐसा बना दिया तो ये पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है। अगर ग्राफ ऐसा बना दिया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट नॉट इंक्लूडेड है। ठीक है, ठीक है। तो एवरीवन, अगेन मैं बता दे रहा हूं कि दिस वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसा क्यों? जीरो जीरो के जस्ट आगे से स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, याद करो। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो? नॉट डिफाइंड। तो जीरो तो कभी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इधर वाला वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? इधर वाले पॉइंट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले हो गए ना, इधर वाले का आर्ग्यूमेंट होगा, अगर ये 60 डिग्री है π/3, तो ये होगा -120 डिग्री। तो इधर वाले नहीं आंसर का पार्ट होंगे ना। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। आंसर भी लिख ही दिया एक्चुअली। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो कैसे निकालोगे? ड्रॉ करके निकाल सकते हो। z+1 का मॉड इक्वल टू 1। सबसे पहले लोग क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन लिख लिया सबने? मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल टू 1 है क्या? मॉड ऑफ z+1 इज इक्वल टू 1 है क्या? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर -1,0 है और रेडियस 1 है। तो तुमको समझ में आ रहा है ये वाला सर्कल होगा। यस, सब लोगों को अब इतना, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया ये पढ़ाए हुए, तो ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी, अभी ग्रीन टी पीऊंगा ब्रेक में। ब्रेक में अभी टाइम है बच्चों। दूसरा क्या है? दूसरा अभी बताया गया। थोड़ा सा और अगर मैं क्लियर करूंगा तो वो यहां पे ये होगा ना। हाँ, करेक्ट है। एम आई करेक्ट? तो मुझको ये बताओ, ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? अगर मैं जैसे दो सर्कल की बात करता, ये दो सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह पे। ये सर्कल और ये रे कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है? 0 जगह पे। क्योंकि यहां पे कर सकती थी, बट ये समझ में आ रहा है ना, ये ओपन है, तो इसका मतलब ओरिजिन पे नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। क्योंकि सर्कल तो ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन रे
रे के लिए ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर इज 0। एवरीवन? यस, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल पास से निकल गया, बिल्कुल पास से निकल गया, इट इज लाइक दैट। मतलब वो होता है ना कि जस्ट मिस्ड इट, इट इज लाइक दैट। आगे बढ़े। इसमें भी आंसर लिख दिया है। मतलब ये होमवर्क की तरह ही समझ लो। यहां पे भी सर्कल दिया है और आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है, -3π/4। -3π/4 किस तरह का होगा? आर्ग्यूमेंट -3π/4 किस तरह की रे होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बट गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब बताओ सर्कल और ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, सिर्फ चेंज कर दिया गया है। अब कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ठीक है। अभी अब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देख के अब आंसर सबको समझ में आ गया। दोनों को अगर एक साथ समझो तो फिर तुम्हें क्लैरिटी आ गई। यस, क्लियर, ठीक है। हर बार रे ओरिजिन से क्यों पास कर रही है? क्योंकि मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड देख रहा हूं। जेड क्या होता है? जेड, जेड का मतलब मैं अगर एक सिर्फ वेक्टर ए, अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो वेक्टर ए कहां से कहां होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट पे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता है? बी से ए, याद करो। सॉरी, दिस इज वेक्टर ए माइनस बी ना, ये सबको पता है। सबको ये डिफरेंस वेक्टर्स में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा है आई थिंक सबने। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट z लेता हूं तो हमेशा दिस वुड बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लूंगा तो ये आर्ग्यूमेंट वाला रे कौन सा होगा? z2 से शुरू होके z1 की साइड जा रहा होगा। ठीक है, जैसे अभी समझ में आएगा। प्लॉट आर्ग्यूमेंट z माइनस 1 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहां पे समझ में आया इसमें क्या हो रहा था? सिर्फ हम z के बारे में देख रहे थे तो z का ओरिजिन से देख रहे थे। अगर मुझे आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 देखना है तो उस केस में मुझे क्या देखना है? उस केस में मुझे क्या देखना है? जैसे आर्ग्यूमेंट z माइनस 1, यहां पे z को किसके साथ देखना है? किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखना है? व्हाट इज द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर? व्हाट इज द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर? द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1,0. The other complex number is 1,0. तो तुमको समझ में आ रहा है? This would be this ray। या फिर मान लो तुमको पूछा गया होता z प्लस इसी क्वेश्चन को मैं वापस आर्ग्यूमेंट z प्लस 3 प्लस 4i
इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब बताओ क्या होगा, z प्लस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्या होगा, किस पॉइंट से देखेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट नोटिस करो, किस पॉइंट से देखेंगे हम, -3 -4। एंड हमेशा आर्ग्यूमेंट ऐसे निकलेगा ना। अभी क्लियर हुआ? सपोज करो ये इसका है, आर्ग्यूमेंट z प्लस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू -π/4 दिया होता, तो कौन सी रे होती? यहीं से शुरू तो यहीं से होती, लेकिन एंगल -π/4 बना रही होती। हाँ, मैंने शायद पॉइंट गलत बना दिया है एवरीवन। आई हैव मेड द रॉन्ग पॉइंट, आई हैव मेड द रॉन्ग पॉइंट। -3 -4 यहाँ पे होगा, करेक्ट कर लेना एवरीवन। एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा, ये वाला क्या होगा, 0,0 से पास नहीं करेगा, मतलब वो मैंने बनाते वक्त ध्यान नहीं देता हूं। ये कौन सा होगा, आर्ग्यूमेंट z प्लस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू π/4, और ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट z प्लस 3 प्लस 4i इज इक्वल टू -π/4। दोनों केस में इट विल बी स्टार्टिंग, अभी क्लियर है? वो मैंने शायद पॉइंट गलत मिस्टेक बना दिया था, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी अबाउट दैट। आगे बढ़े। ठीक है, यहां वाले इसमें भी ये दिस वुड बी अ ओपन, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी अ ओपन डॉट, मतलब ओपन सर्कल, क्योंकि वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता। ये होमवर्क की तरह कर लेंगे। एवरीवन सॉल्व दिस, एवरीवन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहां पे वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। करो इसको। एवरीवन वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मुझे निकालना क्या है एक्चुअली, एनी आइडिया मुझे क्या निकालना है? ओमकार बेटा उसमें देख लेना एक बार पीडीएफ में। हाँ, पॉइंट निकालना है। व्हाट डू मीन बाय पॉइंट एवरीवन? पॉइंट, इतना बड़ा हिंट दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पॉइंट निकालना है। व्हाट डू मीन बाय पॉइंट? एक्स एंड वाई निकालना है ना बच्चों। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट अगर बोला गया है मतलब है क्या ये?
क्यों मैंने ये सर्कल के बाद पढ़ाया है? कुछ रीजन होगा ना सर्कल के बाद पढ़ाने का। ठीक है, सर्कल के बाद पढ़ाने का रीजन होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कहीं ना कहीं उसकी थ्योरी काम आएगी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाय 4? आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले आर्ग्यूमेंट z बाद में सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? x प्लस आई वाई ले लिया, तो क्या ये एक सर्कल का लोकस बना रहा है? क्या ये एक सर्कल का लोकस बना रहा है? एवरीवन, क्या ये है एक्स एंड वाई के टर्म्स में रिलेशन? अब मुझे पॉइंट निकालना है ना, तो मुझे फिगर से थोड़ी निकाल पाएंगे, अब मुझे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये करेक्ट लिखा है मैंने? यस, ठीक है। अच्छा, ये निकालना तो हमने एक हफ्ते पहले सीखा था। अब आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 4 को भी सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट z का फॉर्मूला क्या होता है? आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट z का फॉर्मूला पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 मतलब विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होगा? tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा ना? मतलब अगर मैं सीधे सीधे पहला tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो इससे x इज इक्वल टू वाई मिला। क्या मैं पुट कर सकता हूं? कैन आई पुट देम? क्या पुट करेंगे? x को y में या y को x में, कोई भी एक चीज पुट कर दो। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, x की दो वैल्यू आई लेकिन आंसर एक आया। क्यों? x की दो वैल्यू आई लेकिन मैंने सिर्फ एक ही यूज की, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मुझको ये पता है कि द आर्ग्यूमेंट इज सेइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। द आर्ग्यूमेंट इज सेइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो आई हैव यूज्ड दिस थ्योरी। मैंने सीधे सीधे सबसे पहले मैंने अपना लोकस वाला फॉर्मूला यूज किया, कॉन्सेप्ट, और मैंने जो अभी आर्ग्यूमेंट वाले फॉर्मूलेज देखे थे वो यूज किए, एंड उसके बाद मैंने सॉल्व किया। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़े। तो मेरा आंसर है 1 प्लस आर। ग्रेट, गुड गाइज, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद यू ऑल। हाँ, काफी अच्छा आप लोगों का पार्टिसिपेशन है, एंड समझ में आ रहा है आप लोगों को होपफुली। कुछ कुछ चीजें डिफिकल्ट भी हो रही होंगी, तो डोंट डोंट वरी, मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और, बिल्कुल सीधा सा। नेक्स्ट मंथ नीरज, नहीं यश। हाँ, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू पाई बाय 2, इससे क्या निकाल सकते हो? क्या इससे तुम कुछ बोल सकते हो? एक चीज तो ये मिली, ये चीज तो हम करते करते थक गए हैं अब पिछली क्लास से। दूसरी चीज
x इज इक्वल टू 0, सीधे सीधे मैं इतना ये सब नहीं लिखूंगा, आपको आर्गुमेंट π/2 मिल गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। 0,0 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए आर्गुमेंट डिफाइन ही नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है ना सबको? अभी समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये वाले? एक तुमको लोकस दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ मे बी मॉडुलस, और एक इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। दोनों से एक्स एंड वाई का रिलेशन निकलेगा एंड वी गेट द आंसर। अच्छा एवरीवन, अब आई हैव टू ऑप्शंस। काफी अच्छे फ्लो में चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक। मैं ये फॉर्म कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। जस्ट लेट मी नो, शैल आई कंटिन्यू? क्योंकि एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करने वाला हूं, एंड आई डोंट वांट यू टू मिस इट। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो कंटिन्यूएशन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ना लूं, कंटिन्यू करूं क्लास? इज इट ओके? हाँ, अगर कंटिन्यू करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगा। यस कंटिन्यू, ठीक है, यस कंटिन्यू, ठीक है, ग्रेट। तो सुनो अब, हाँ पानी वानी पी लो भले ही। पानी पी लेता हूँ, मैं भी पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट, मतलब मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूँ एवरीवन, मैं बस गर्म पानी पी रहा हूँ। सो एवरीवन डोंट कंसीडर इट अ ब्रेक। 2 मिनट में वापस से। तब तक क्या करो, जो चीज लिखी है उसको लिख लो। ठीक है, हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जो एक नीचे नाम दिख रहा होगा पोलर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, मैं पानी लेके आ रहा हूँ गर्म। एवरीवन
शुरू करें? यस। देखो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमने, एक पिछली क्लास में पढ़ी थी, एक इस क्लास में पढ़ी। ठीक है, पिछली क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। थोड़ा सा दर्द होगा, आई नो, बट मिन मैक्स से पहले, मतलब मिन मैक्स से पहले मॉड्यूलस पढ़ा था ना, मॉड मॉड मॉड्यूलस पढ़ा था ना, और एक आज क्लास में आर्ग्यूमेंट पढ़ा। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता क्या है, जस्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया दो। डिस्टेंस होती है ना, कहां से कहां, एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वही चीज उसको बोल दिया गया यहां पे आर। लिख सकता हूं, मॉड्यूलस को मैंने आर लिख दिया। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आर डिस्टेंस पे है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आर डिस्टेंस पे है, यानी उसका मॉडुलस आर है, और वो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो मुझको बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, या इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये आर है, ये थीटा है। क्या ये आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा होगा? तो तुमको समझ में आ रहा है, z वुड बी आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, एम आई करेक्ट? तभी तो बोलते थे ना, फिजिक्स में भी ये कंपोनेंट बहुत काम आता है, यहाँ पे भी कंपोनेंट बहुत काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री चीज है। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया गया, सिस थीटा। देखो सिस थीटा कहां से आया, ये शॉर्ट फॉर्म, सी उठाया कॉस से, आई उठाया बीच से, साइन से एस उठाया, और थीटा सिस थीटा, कॉस आई साइन थीटा, सिस थीटा। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर सिस थीटा में लिख सकता हूं, क्यों? क्यों? क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर की दो चीज तो होंगी, कौन सी दो चीज होंगी? ओमकार बेटा, अभी रात में वीडियो अपलोड हो जाएगा ना बेटा? हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज होंगी, या तो उनका एक्स वाई दिया होगा, ठीक है, या तो उनका एक्स वाई दिया होगा, या फिर क्या दिया होगा, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा, वाई क्या होगा, आर साइन थीटा। तो देखो टैन थीटा क्या बन रहा है, नोटिस करो, बहुत सारी चीजें रिलेटेड है ना अभी। अच्छा, सिस थीटा, सिस थीटा क्या है, सिस थीटा क्या है, सिस थीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड सिस थीटा क्या बनेगा, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या बोलता है, सिस थीटा का रियल पार्ट क्या है, कॉस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है,
इज एवरीवन क्लियर नाउ? सॉरी, इज एवरीवन क्लियर नाउ? पोलर फॉर्म क्या होता है? तो अगर मैं तुमको क्वेश्चन देता, सपोज करो क्वेश्चन 1+i√3, इसको पोलर फॉर्म में लिखो। 1+i√3, इसको पोलर फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले 1+i√3 है। पोलर फॉर्म लिखने के लिए तुम्हें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कौन सी दो चीज? मॉड z क्या होगा 1+i√3 का? 2 होगा ना? और थीटा क्या होगा? थीटा हम निकाल चुके हैं। कुछ लोग 30, 60, 60 होगा बेटा, π/3, π/3। तो कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज 2 cis π/3? 2 cis π/3। और अगर इसमें cis π/3 की वैल्यू पुट करोगे तो देखो बन भी जाएगा। 2 cis π/3 क्या होगा? मैं वापस से अगर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहूं तो 2 cis π/3 क्या बनेगा? 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। cos π/3 की वैल्यू हाफ होती है, sin π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू हाफ 1 बनेगा, एंड √3/2 इंटू 2 अगेन √3 बनेगा। समझ में आया सबको? ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया डोंट वरी, अभी चीजें आगे आगे बढ़ेंगी। तो अब ये अगर मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलूं ना, तो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओवर। कौन सा डिफिकल्ट पार्ट था जो हम आगे पहले पढ़ रहे थे? अब यहां से इजी पार्ट शुरू होगा। ये इजी पार्ट होगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में और इजी पार्ट होगा। अब ये इजी पार्ट चल रहा है, होने वाला है। ठीक है, लिख लिया सबने? फिर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा इसकी। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज धीरे धीरे समझ में आती रहती हैं आपको। उसके बाद एक यूलर्स फॉर्म आज कराऊंगा। फिर यूलर्स फॉर्म पढ़ के हम क्लास ओवर करेंगे, एंड यूलर्स फॉर्म के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यूलर्स फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, और यूलर्स फॉर्म मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही इजी बना देता है। ठीक है, हाँ, करें आगे। प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी। सिस जीरो, सिस जीरो का मतलब क्या हुआ? सिस 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? cos 0 प्लस आई साइन 0। cos 0 1 होता है, आई साइन 0 0 होता है, विच इज 1। सिस π/2 1 नहीं होता, ये गलत लिखा है सर ने। सिस π/2 क्या होगा? आई आई एग्री। सिस पाई -1 सीधे सीधे cos पाई प्लस आई, मतलब सिस, सिस होता क्या है? अब तक तो सिस आप समझ ही गए ना। सिस होता क्या है? सिस थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और बेसिकली cos थीटा और sin थीटा तो आपके मतलब मतलब अगर सबसे ज्यादा वर्ड कोई सुनने वाला तुम लोगों को लिए है
पूरे कैलकुलस में आगे, तो सबसे ज्यादा तुम्हें कॉस थीटा और साइन थीटा दिखेगा। ठीक है, मॉड ऑफ सिस थीटा 1, ये तो अभी समझा दिया था। अच्छा, 1/सिस थीटा मतलब सिस थीटा का रेसिप्रोकल। याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिया जाता था? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते थे ना, किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो देखो डिनोमिनेटर क्या बना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। अच्छा, क्या cos थीटा और cos माइनस थीटा सेम है? क्या cos थीटा एंड cos ऑफ माइनस थीटा सेम है? एंड एक और चीज नोटिस करोगे, एक और चीज नोटिस करोगे, माइनस साइन थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया? क्या ये सिस ऑफ माइनस थीटा बन गया? मतलब मेरा ये कहना है 1/सिस 30 डिग्री वुड बी इक्विवेलेंट टू सिस ऑफ माइनस 30 डिग्री। एम आई करेक्ट? ठीक है, और सिस थीटा इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस 2n पाई। क्यों? क्योंकि 2n पाई क्या होता है? 360 का मल्टीपल होता है ना, 2n पाई 360 का मल्टीपल। तो जो मैं थीटा की बात कर रहा था, थीटा में मैं 360 ऐड करता चला जाऊंगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी आई गेस इस पेज की, सिस थीटा का कॉन्जुगेट, सिस थीटा का कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या बनेगा? कॉन्जुगेट ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और वो अभी तुमने जस्ट ऊपर देखा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा क्या होता है? सिस ऑफ माइनस थीटा। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है, सब कॉमन सेंस वाली हैं। एक ये 5th प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, और एक 7th प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए अलग से, बाकी सब तो कॉमन सेंस है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लोगे तो उसके आर्ग्यूमेंट में क्या चेंज हो जाएगा? उसका आर्ग्यूमेंट निगेटिव बन जाएगा। मैं सीधे सीधे एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये 3+4i है? इसका कॉन्जुगेट कहां होगा? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? क्या इसका कॉन्जुगेट 3, -4 होगा? तो इसका अगर 53 डिग्री है तो तुमको समझ में आ रहा है इसका क्या होगा? -53 डिग्री। अभी क्लियर हुआ 7th प्रॉपर्टी, अगर किसी को प्रूफ या वैसे? ठीक है, सातों प्रॉपर्टी लिख ली है, क्योंकि नेक्स्ट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज आने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट पेज इज माय नेक्स्ट पेज, वेरी इंपॉर्टेंट पेज मतलब ठीक है, एक एक करके समझाऊंगा। z क्या है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। मेरा वेरिएबल क्या था इसमें? क्या चीज चेंज हो रही है?
थीटा। तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, ये जो आगे वाला -1 है, -1 को क्या मैं आई स्क्वायर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा लिख सकता हूं? राइट? फिर मैं आई कॉमन ले सकता हूं। तो देखो उसके नेक्स्ट उसमें मैंने आई कॉमन ले लिया, तो क्या ये आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बना, विच बिकम्स आई जेड, क्योंकि कॉस। तो क्या dz बाई डी थीटा इज आई जेड? तो dz बाई z इज इक्वल टू आई डी थीटा। मैंने क्रॉस पलट दिया है, रीअरेंज कर दिया है। कैन आई इंटीग्रेट दिस? 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन शायद पढ़ाया गया हो आप लोगों को ln x होता है ना, ln x। ठीक है, ln x। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो आगे वाला -1 है इसको बस आई स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि -1 इज आई स्क्वायर। ठीक है, मैंने इंटीग्रेट किया, dz बाई z इज ln z, और उधर आई डी थीटा इज आई थीटा, क्योंकि आई तो एक कांस्टेंट है। अच्छा, ln को हटाते हो तो याद करो, लॉग आप लोगों ने बेसिक लॉग पढ़ा है, z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। z क्या था? z वॉज सिस थीटा था ना, तो सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या गया। अब वही चीज है कि उतने टॉप लेवल की मैथ्स में मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने कांस्टेंट यहाँ पे नहीं ऐड किया है, क्योंकि लिमिट यहाँ पे मैंने 0 से z और उधर 0 से थीटा ले ली है। ठीक है, ठीक है। everyone, this is the most important thing of today. This is the most important thing of today. ठीक है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं ई क्या होता है? ई इज द यूलर्स नंबर जिसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू 2.71, जो कि नेचुरल लॉग की तरह होती है। जिस तरह से पाई एक चीज डिफाइन की जाती है, उसी तरह से ई भी डिफाइन किया जाता है। इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, बहुत जगह इसकी वैल्यू आई आती है। ठीक है, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। ठीक है, ई को तुम ई के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिमिट्स विमिट्स नहीं यूज लिखी है, क्योंकि आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे प्रूफ दिखाना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रूफ दिखाने के लिए। मेरे लिए क्या मतलब है, मैं सीधे सीधे आपको ये लिख दूं देता, सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। आर सिस थीटा क्या होगा? आर ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो आपके लिए, सबके लिए दिस इज द ओनली थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें भूल जाओ। सिस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। एवरीवन, ये लिख लो। आर वी क्लियर? ठीक है, मैंने आर सिस थीटा को आर ई की पावर आई थीटा कैसे लिख दिया? सामने सामने मैंने आर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट ऑफ थिंग। तुमको मैं ये प्रूफ याद रखने के चक्कर में लोग क्या समझते हैं, डिफिकल्ट समझ लेते हैं।
सिस थीटा इज आई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा। मतलब सिस 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? सिस 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? ई की पावर आई 30 डिग्री, या फिर अगर मैं सिस पाई बाई 6 लिखूं, मोस्टली काफी बार रेडियन के फॉर्म ही में लिखा जाएगा, ठीक है, या फिर 2 सिस 2 पाई बाई 3 वुड बी इक्विवेलेंट टू 2 ई की पावर आई 2 पाई बाई 3। गॉट इट? ये बस एक नया नोटेशन बता दिया है तुमको सिस थीटा लिखने के लिए, ठीक है। गॉट इट? सब लोगों ने लिख लिया ये पेज? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, नेक्स्ट पेज करके, नेक्स्ट पेज में इसके थोड़े से और चीजों का एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में ये चीज रिवाइज करके आना, क्योंकि इसके ऊपर हम खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये चीज तो मैंने पिछले पार्ट में ही बता दी। अच्छा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो 10, 11, 12 प्रॉपर्टीज है, हाँ एवरीवन, यहाँ पे एक आर मिसिंग है, आई आर होगा यहाँ पे। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ सिस थीटा से आता है। सिस थीटा 1 को क्या लिख सकते हो? ई आई थीटा 1 इंटू ई आई थीटा 2। याद करो, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है? समझ में आ रहा है ना? गॉट इट? क्या ये चीज सबको समझ में आई? सिमिलरली डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होगा, और जिस तरह से ये n बार मल्टीप्लाई होंगे तो ये n बार ऐड होके n थीटा दे देंगे। तो तुमने यूलर्स फॉर्म ने एक बहुत ही इजी चीज दे दी। क्या इजी चीज दे दी? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बड़ी सी बड़ी पावर को, एक्सक्यूज मी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी भी बड़ी पावर मैं पूछ लूं, उसे निकालने में क्या हो जाएगा? मतलब ये n मेरा 100 भी हो जाए, क्या मुझे सॉल्व करने में कोई इश्यू होगा? सीधे सीधे वो n नीचे आ जाएगा। नहीं तो क्या इश्यू होता? मतलब अगर मैं 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 100 बोलूं, चलो एक बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल लेता हूं यहीं पे, क्या निकाल सकते हो 1 प्लस आई रूट 3 की पावर 100? कैन यू फाइंड आउट यूजिंग नॉर्मल मेथड? नो। अब 1 प्लस आई रूट 3 सिस के फॉर्म में हम लोग निकाल चुके हैं। क्या होता था? 2 सिस पाई बाई 3 की पावर 100। एम आई करेक्ट? सही लिखा है? अच्छा, ये 100 2 की पावर 100 इंटू सिस पाई बाई 3 की पावर 100। कुछ लोग ये से एक ही स्टेप में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2 की पावर 100 इंटू सिस 100 पाई बाई 3। 100 पाई बाई 3 जानते हो कितना होता है? इसको क्या करोगे? इसको रिड्यूस करके सबसे लोवेस्ट 0 से 360 में ले आओगे। 100 पाई बाई 3 वुड बी, या मैं 100 की जगह 10 ले लेता हूं, 100 पाई बाई 3 यानी 60।
6000 6000 को अगर मैं 360 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 1। कितने डिग्री बचेगा? ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। याद करो, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया गया था। 7 8 टाइम्स कि 9 टाइम्स? 8 टाइम्स नहीं, 7 टाइम्स। 0 6 या 42 4 नहीं 6 टाइम्स। 0 36 3 6 3 80। तो क्या ये 2 की पावर 100 इंटू 6 240 बनेगा? एम आई करेक्ट? यस, देखा ना कितनी बड़ी पावर को कितना कितना इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। अब एप्लीकेशन समझ में आया इसका? सबको एप्लीकेशन समझ में आया कि क्यों ये किया गया है? यस, प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। तो दिस वे अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, उनके आर्गुमेंट ऐड हो जाएंगे। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करता हूं, उनके आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर किसी को कुछ भी इशू है, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में इस पे और अच्छे से करेंगे। पहली बार कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ क्या ऑलमोस्ट सब लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई आप में से अगर कोई पिछले साल 11th क्लास में फेल हो गया होगा तो वो दूसरी बार पढ़ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। कोई फेल हुआ है तुम में से 11th में? एनीवन? नहीं ना, पक्का? नहीं, सब लोग पहली बार 11th कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हाँ। लिख लिया सबने? मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं? नेक्स्ट पेज इज द लास्ट पेज ऑफ टुडे, तो डोंट वरी। आई नो काफी दिमाग आप लोगों का चल चुका है आज। हाँ, ये सब बिल्कुल लॉग जैसी ही प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि क्या लॉग और ई, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग क्या होते हैं आपस में? एक्सपोनेंशियल एंड लॉग्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है एवरीवन। बस यही लिखना है जो एवरीवन। अच्छा शेष 6000 कैसे आया? 100 इंटू पाई बाई 3, पाई बाई 3 क्या होगा? 60 डिग्री, तो इस वजह से 6000 डिग्री। एवरीवन, पिछले पेज पे मैंने ये वापस से एक्सप्लेन कर दिया। आर्ग्यूमेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाता है। ऑब्वियसली 2k पाई क्यों लिखा गया है? आर्ग्यूमेंट ऐड होने के बाद ऑब्वियसली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं पूछा है ना मैंने आर्ग्यूमेंट पूछा है ना, उसमें मैं प्लस 360 डिग्री ऐड कर दूंगा तब भी कोई नहीं होगा। दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड किए जाएंगे तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पावर है तो आर्ग्यूमेंट उसका n टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट? इज एवरीवन क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मेरा कॉमन सेंस है। e की पावर आई थीटा में थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट z होता है। यही तो थीटा होता था ना, दैट इज द पोलर फॉर्म। ये वही चीज है जो मैंने पिछली बार लिखाई है। पिछली बार में क्या लिखाया है? सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इज सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसी को वापस लिख दिया है। ठीक है, के इज n, उसको 2n पाई भी लिख सकते हो। ठीक है, सबने लिख लिया? एवरीवन डन?
ठीक है, आज की क्लास यहां पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में वापस मैं इसको 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। याद करा देना, मैं यूलर्स फॉर्म की प्रॉपर्टी से ही रिवाइज कराऊंगा एंड फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई विल सेंड दिस पीडीएफ बाय टुडे एंड आई विल गिव द होमवर्क बाय टुडे और टुमारो। ठीक है, अगर कल तक पीडीएफ नहीं आता है तो रिमाइंड मी। यस, आई विल गेट वेल सून गाइस। होपफुली नेक्स्ट वीक हम लोग अपना जैसे रेगुलर क्लास लेते हैं वैसे ही रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, के और एन सेम हो सकता है। 2n पाई इज सेम एज 2k पाई। के की वैल्यू जैसे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है वैसे ही एन की वैल्यू भी। नहीं अद्वैत? ठीक है, प्रणय सर। ओके, चलो एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं। हाँ ईशान, आई विल, कुछ टाइम बाद, नॉट नाउ। चलो, बाय एवरीवन, बाय बाय।